everyone, I'm Akansha Vajpayee and welcome to Legal Sticks Talks. Today, this is a lecture series on Hindu Marriage Act 1955 और आज इसमें हम कवर करने वाले हैं RCR, that is Restitution of Conjugal Right. ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 9 में मेंशन्ड है. सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट. रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम पहले इसकी मीनिंग समझेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन एसेंशियल्स समझेंगे, व्हाट आर द एसेंशियल्स. देन हम इसका सेक्शन 9 के एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसको समझेंगे, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी समझेंगे और इसका इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस भी समझेंगे. So let us begin with the meaning. Section 9 Restitution of Conjugal Right. जब एक शादी होती है इन अ मैरिज, दोनों पार्टनर्स की एक दूसरे के टूवर्ड्स एक ड्यूटी होती है. दैट ड्यूटी इज नोन एज दिस मैरिटल ऑब्लिगेशन. मैरिटल ऑब्लिगेशन के अंडर दो ड्यूटीज होती हैं, ड्यूटी टू कोहैबिट or have a sexual intercourse with each other, and second duty to give company to each other. ये ड्यूटी दोनों हस्बैंड की वाइफ की तरफ होती है और वाइफ की भी हस्बैंड की तरफ होती है. और अगर दोनों में से कोई भी इन दोनों ड्यूटीज़ को, ईदर पार्टी दोनों ही कोई इन दोनों ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, फुलफिल नहीं करते हैं, तो जिसके अगेंस्ट वो फुलफिल नहीं हो रही है ड्यूटी, वो पार्टी कोर्ट में जाके डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, डिक्री ऑफ RCR अंडर सेक्शन 9 के लिए अप्लाई कर सकती है. तो उस चीज़ को बोलते हैं रेस्टोरेशन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशन, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. मतलब कि रेस्टोरेशन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशंस. कैसे ऑब्लिगेशंस? जिसमें ड्यूटी टू कोहैबिट है एंड ड्यूटी टू गिव कंपनी टू ईच अदर है. सो दिस इज द मीनिंग. अगर कोर्ट को लगता है कि दोनों में से कोई भी एक पार्टी विदाउट एनी रीजनेबल कॉज एक दूसरे की सोसाइटी से विड्रॉ कर लिया है और सारे स्टेटमेंट्स, फैक्ट्स, हर चीज़ें सारी ट्रू हैं, तो कोर्ट सेक्शन 9 के अंडर इस डिक्री को ग्रांट कर सकता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द एसेंशियल्स ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. इसमें आता है सबसे पहले कि रिस्पोंडेंट हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ पिटिशनर. जो विड्रॉन, यहाँ पे टर्म विड्रॉन का मतलब क्या है? विड्रॉन कुड बी एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव. जो लेट्स से हस्बैंड एंड वाइफ हैं, हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड उस घर से जा चुका है, वो सेपरेटली कहीं रह रहा है एंड अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस को भी फुलफिल नहीं कर रहा है. ये दोनों चीज़ें हो रही हैं उसमें. और इस केस में ये इसको एक्सप्लेन करेंगे, इट मीन्स कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन. एंड देन देयर इज अनदर टर्म विच इज़ एक्चुअल डिजर्शन. इसमें क्या है कि वो दोनों एक ही घर में रह रहे हैं बट उनका इंटेंशन नहीं है कि वो मैरिटल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करें टुवर्ड्स द अदर पार्टनर. सो रिस्पोंडेंट हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ पिटिशनर. और वो जो विड्रॉन है वो कोई भी उसके पीछे कोई रीजनेबल कॉज नहीं है, कोई भी रीजनेबल कॉज नहीं है, वो बस चला गया. Reasonable cause could be what? It could be any under HMA हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो हमारा सेक्शन 12 है और सेक्शन 13 है, इसमें जो ग्राउंड्स मेंशन्ड हैं लाइक एडल्टरी, क्रुएल्टी, बाइगमी, ये सारे रीजनेबल कॉज है. ऑल्दो रीजनेबल कॉज कहीं मेंशन्ड नहीं है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजनेबल कॉज. कोर्ट क्या करती है? वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को कंसिडर करती है जो भी दोनों के बीच में है, उन फैक्ट्स को और उन सर्कमस्टांसेस को कंसिडर करेगी और फिर वो देखेगी कि क्या उनके बीच में, क्या जो जिसने डिजर्ट कर दिया, जिसने विड्रॉ करा है, क्या उसने किसी रीजनेबल कॉज की वजह से विड्रॉ करा है. और अगर विदाउट रीजनेबल कॉज है तो RCR का डिक्री पास करना कोर्ट ग्रांट कर सकती है. Then third is court is satisfied that the statement made in the petition are true. petition में जो भी statements, evidences जो भी दिए हैं पार्टी में, वो सारे evidences और statements जो हैं कोर्ट ये समझ चुकी है, satisfied हो चुकी है that they are true. Okay? And then fourth, no legal ground for refusing grant of application. कोई भी legal impediment नहीं है. अब कोई legal impediment नहीं बचा that ये certain things that we cannot grant this decree. And court is properly satisfied कि कोई refuse करने का कोई उसमें कोई point ही नहीं है.
So if these four essentials are followed by the court, if these essentials are found by the court, then the passing of decree of RCR can be very easily made by the court. अभी हमने जाना कि कंस्ट्रक्टिव विड्रॉल ऑफ डिजर्शन क्या होता है और एक्चुअल डिजर्शन क्या होता है. सो ये दोनों जाना. और कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन में हमने ये जाना कि एक ही रूफ के अंडर तो रह रहे हैं बट इंटेंशन नहीं है कि मैरिटल ऑब्लिगेशन को हम फॉलो करें. तो ये इंटेंशन पे भी एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास करी है जो इस प्रॉपर एमिकस इंटेंशन को और एक्सप्लेन करेगा हमें. वो था केस रवि कुमार वर्सेस जुल्मी देवी. ये 2010 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें इट वाज हेल्ड दैट द एलिमेंट ऑफ एमिकस, दैट इज intention to desert, is the most important element in determining the fact of desertion. क्या intention है कि मुझे अपने husband के साथ रहना है एंड जो सारी की सारी marital obligations हैं उनको fulfill करना है, ये intention determine करना कोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और ये इस डिक्री को ग्रांट करने के लिए, डिक्री अंडर सेक्शन 9 RCR की डिक्री को ग्रांट करने के लिए वन ऑफ द वेरी मेजर ग्राउंड भी होता है फॉर द कोर्ट. अभी दूसरा केस है रंजना केजरीवाल वर्सेस विनोद कुमार केजरीवाल. ये 1997 का केस है. इसमें पेटिशनर वाइफ एलिज्ड दैट हस्बैंड वाज ऑलरेडी मैरिड एंड हैड हिडन द फैक्ट. इसमें हस्बैंड ने इस फैक्ट को कि वो पहले से ही शादीशुदा था, इस वाले फैक्ट को उसने सप्रेस करा हुआ था. कोर्ट ने ये बोला कि ये तो लीगल मैरिज ही नहीं हुई, सिंस ये बाइगमी का मैटर है तो ये मैरिज ही पहले से वॉइड रही. एंड जब ये मैरिज ही लीगल है तो डिक्री ऑफ RCR भी कैसे दे सकते हैं. इसलिए इस वाले केस में डिक्री ऑफ RCR कोर्ट ने नहीं ग्रांट करी थी. एसेंशियल्स तो हमने पढ़ लिए हैं बट सेकेंड एसेंशियल जो है विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, इसको एक बार अच्छे से और समझ लेते हैं. विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, यहाँ पे रीजनेबल कॉज का मतलब क्या है. रीजनेबल कॉज मतलब जब हस्बैंड और वाइफ हैं, अगर वाइफ ने हस्बैंड की सोसाइटी से विड्रॉल कर लिया है तो वो जो विड्रॉल करा है वो उसकी सोसाइटी से, उसकी लाइफ से चली गई है, वो एक विदाउट एनी रीजनेबल कॉज के थ्रू गई है. कुछ एक कोई ऐसा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से वो उसकी सोसाइटी से गई है. ओके, बट क्या ये कहीं मेंशन्ड है कि क्या क्या ग्राउंड्स होंगे जिनको देखा जाएगा कि अच्छा ये ग्राउंड्स रीजनेबल कॉज के अंडर आते हैं, ये नहीं आते हैं? तो नहीं, कहीं भी लॉ में नहीं लिखा है कि ये पर्टिकुलर ग्राउंड्स रीजनेबल कॉज के अंडर आएंगे. तो फिर कोर्ट पता कैसे करता है? नाउ ये अगेन ये कोर्ट की ऑब्जर्वेशन उसकी डिस्क्रिशन पे होता है. वो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को रीड करता है, उनको ऑब्जर्व करता है, उसके बाद उसे पता चलता है कि क्या ये रीजनेबल ग्राउंड है या नहीं. तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. ये रीजनेबल कॉज क्या है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है. फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को कोर्ट रीड करेगा, ऑब्जर्व करेगा, पिटिशंस में क्या मेंशन्ड है, पार्टीज को दोनों को उनको रीड करता है. इन सब चीज़ों को जानने के बाद ये रीजनेबल कॉज है या नहीं ये मेंशन करता है. ऑल्सो जो ग्राउंड्स हमारे 12 और सेक्शन 12 और 13 हिंदू मैरिज एक्ट के जो सेक्शन 12 और 13 है, इसमें जो ग्राउंड्स मेंशन्ड है इनको भी कोर्ट कंसिडर करती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर वाइफ हस्बैंड की लाइफ से चली गई और उस ग्राउंड्स ये रहे कि वो क्रुअल्टी कर रहा था या फिर वो एडल्ट्री था या बाइगमी था, ये सारे ग्राउंड्स की वजह से वो उससे अलग हुई है, उसकी वजह से उसने विड्रॉ करा है, तो ये एक रीजनेबल कॉज के अंडर आता है, राइट. और अगर इस वजह से अगर हस्बैंड बोलता है कि मुझे RCR रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिग्री पास करो और उसको वापस मेरे पास लाओ, तो नहीं, कोर्ट ऐसे में उसको ग्रांट नहीं करेगा. बिकॉज यहाँ पे रीजनेबल कॉज की वजह से उसकी वाइफ उसकी लाइफ से गई है, राइट, हस्बैंड की लाइफ से. सो इन केस ये सारे रीजनेबल कॉज अगर नहीं होते, वो बिना ही किसी कारणवश उसकी लाइफ से चली गई है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस court can grant the decree of RCR in the favor of husband. Okay, so this is what we understood from the reasonable cause. अब आते हैं सेक्शन 9 की एक्सप्लेनेशन पे. सेक्शन 9 की एक्सप्लेनेशन में क्लियरली मेंशन्ड है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करेगा. अगर जो भी पेटिशनर ने पेटिशन में जो भी कंटेंशंस, जो भी आर्ग्यूमेंट्स, एवोमेंट्स डाली हैं, वो प्रूफ करने की जिम्मेदारी किस पे होगी. दैट इज़ व्हाट वी से बर्डन ऑफ प्रूफ. तो क्लियरली मेंशन करता है ये सेक्शन 9 कि रिस्पोंडेंट पे ही ये बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है. ये हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 9 के अंडर मेंशन्ड है दैट ये किसकी जिम्मेदारी होगी कि कौन प्रूफ करेगा कि ये जितने भी एवोमेंट्स हैं, जितने भी कंटेंशंस उसने अपनी पिटिशन में डाली हैं, वो सब कौन प्रूफ करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक कंटेंशन ये है, एक आर्ग्यूमेंट ये है कि नो शी लेफ्ट द हाउस विदाउट एनी रीजनेबल कॉज,
तो वेदर देयर वाज अ रीजनेबल कॉज और नॉट, ये प्रूव करने की जिम्मेदारी लाई करेगी रिस्पोंडेंट पे. ओके, सो दैट इज व्हाट इज देयर इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 9. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 9. सेक्शन 9 की जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है वो डिस्कस करी गई थी सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार. ये केस है 1984 का. इस वाले केस में ये हेल्ड करा था कि जो सेक्शन 9 है ये आर्टिकल 14 और 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है इसका वॉलेटिव नहीं है. ये कुछ भी ना ही ये अगेंस्ट आर्टिकल 14 है और ना ही अगेंस्ट आर्टिकल 21 है. हेंस इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल. अब समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 9. सेक्शन 9 की जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है ये सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार इस केस में डिस्कस करी गई थी. ये केस है 1984 का. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करी थी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 9 की और ये भी कहा था कि वॉयलेटिव नहीं है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. हेंस इट इज़ नॉट वॉयलेटिव आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब हमारा आता है लास्ट टॉपिक RCR का, जो है इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस. मतलब कि अगर हस्बैंड और वाइफ में वाइफ के अगेंस्ट RCR की डिग्री पास हुई है तो, और इस केस में RCR की डिग्री पास होने के बाद भी वाइफ मान ही नहीं रही कि वो उसको अपने हस्बैंड के साथ वापस रहना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या रिकोर्स मिलेगा हस्बैंड को, जो कि यहाँ पे पटिशनर है. तो ऐसे केस में अरेस्ट तो नहीं होता, वाइफ का अरेस्ट नहीं होगा, बट उसकी जो प्रॉपर्टी है कोर्ट उसको अटैच ज़रूर कर लेगा. तो उसके पास ये रिकॉर्ड्स है, नो अरेस्ट बट अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द रिस्पोंडेंट इस केस में होगा अगर उसने डिक्री ऑफ RCR का कंप्लायंस नहीं करा है. एक और चीज़ भी समझ लेते हैं, ये लिखा कहाँ पर है. ये हमारा ऑर्डर 21 रूल 32 CPC, उसके अंडर ये अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होगी. ऑर्डर 21 रूल 32. और अगर अटैचमेंट होने के बाद 1 साल तक रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन नहीं हुआ, मतलब वाइफ स्टिल नहीं मान रही है कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहना है, 1 साल हो गया उस चीज़ को, 1 ईयर, स्पैन ऑफ 1 ईयर, तो उस केस में ये पर्टिकुलर सिचुएशन कंसिडर करी जाएगी एज अ वैलिड ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, जो कि मेंशन है सेक्शन 13(1)(a) सब क्लॉज 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के. If no resumption of cohabitation even after 1 year, then it will be taken as a valid ground of divorce under section 13 of Hindu Marriage Act. This is the effect of non-compliance. So ये था RCR का पूरा कॉन्सेप्ट. जाते जाते इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने आज कवर करा है. RCR में हमने समझा कि इसका मतलब क्या होता है. उसमें सबसे हम समझा कि RCR एक मैरिटल ऑब्लिगेशन को वापस रिस्टोर करने का कॉन्सेप्ट है जो कोर्ट करती है. मैरिटल ऑब्लिगेशन से हमें समझा कि इसके अंदर 2 ड्यूटीज़ आती है. एक तो ड्यूटी टू कोहैबिट और हैविंग सेक्शुअल इंटरकोर्स विद द पार्टनर, एंड सेकेंडली ड्यूटी टू गिव कंपनी टू ईच अदर. ये 2 ड्यूटीज़ एज अ मैरिटल ऑब्लिगेशंस हमारी RCR के अंडर मानी गई हैं. उसके बाद हमने ये जाना कि विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ ईच अदर, मतलब कि क्या एसेंशियल्स कोर्ट देखेगी जिसकी बेसिस पे कोर्ट RCR की डिग्री ग्रांट करेगी. तो फर्स्ट एसेंशियल हमारा इसमें ये आएगा कि अगर कोई हस्बैंड और वाइफ है, अगर वाइफ हस्बैंड की लाइफ से चली गई तो वो जो विड्रॉल हुआ, देयर शुड बी अ विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर. वाइफ यहाँ से उसकी सोसाइटी से चली गई, हेंस देयर इज़ अ विड्रॉल. विड्रॉल को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट जाना कि उसके अंदर एक 2 तरीके के एलिमेंट ऑफ डिजर्शन है. एक है एक्चुअल डिजर्शन और एक है कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन. एक्चुअल डिजर्शन से हमने ये समझा था कि एक्चुअल डिजर्शन में दोनों पार्टनर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अलग अलग घरों में रह रहे हैं. वो एक जगह फिजिकली नहीं रह रहे हैं, डिफरेंट जगह पे रह रहे हैं, और मेंटली भी वो साथ में मैरिटल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं. फिर हमने कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन से ये समझा कि इस वाले केस में जो दोनों पार्टीज़ हैं वो रह तो एक ही घर में रही हैं, बट मेंटली इंटेंशन उनका नहीं है कि वो मैरिटल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करें. सो ये दोनों. एंड उसके बाद हमने समझा कि देयर शुड बी नो रीजनेबल कॉज. ये जो विड्रॉल हुआ है ये बिना किसी रीजनेबल कॉज के होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने आगे ये समझा कि अगर हस्बैंड और वाइफ हस्बैंड की लाइफ से गई थी तो उस कंडीशन में जो उसका जाना हुआ इसके पीछे कोई रीज़न नहीं रहा. जो रीज़न हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे सेक्शन 12 और 13 किसके,
हिंदू मैरिज एक्ट के, तो वो कोई भी ग्राउंड इसमें हुए नहीं, ना ही क्रुएल्टी था, जो भी ग्राउंड से मेंशन है, ना ही एडल्टरी, बाइगेमी, नथिंग, विदाउट किसी रीजनेबल कॉज की वो उसकी लाइफ से चली गई। बट हमने ये भी समझा कि कोई रीजनेबल कॉज होगा तो ऐसे केस में कोर्ट ग्रांट नहीं करेगी आरसीआर की डिग्री अंडर सेक्शन 9। फिर हमने देखा कि कोर्ट ये सब समझ चुकी है कि जो भी इसमें स्टेटमेंट्स उस पिटीशन में लिखी हुई हैं वो सारी सेटिस्फाइड हो चुकी है कोर्ट की, सब के सब ट्रू हैं और कोई भी लीगल इम्पेडिमेंट नहीं है कि वो, कोई वजह नहीं है कि वो आरसीआर की डिग्री पास ना करें। तो ये सारे एसेंशियल्स को कोर्ट देखती है। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 9 के एक्सप्लेनेशन को। सेक्शन 9 के एक्सप्लेनेशन में क्लियरली ये बताया हुआ है कि इन सभी चीज़ों को अगर पेटिशनर ने जो पेटिशन डाली है कोर्ट में, उसमें जितने भी इसमें फैक्ट स्टेट करे हैं उनको प्रूव करने की जिम्मेदारी किसकी हुई। तो सेक्शन 9 का एक्सप्लेनेशन मेंशन करता है कि ये जिम्मेदारी, ये बर्डन ऑफ प्रूफ होगा क्लियरली रिस्पॉन्डेंट का। ओके, तो इट इज़ द रिस्पॉन्डेंट ड्यूटी, ये ड्यूटी रिस्पॉन्डेंट के ऊपर आती है टू प्रूव एवरीथिंग। अब हमने इसके बाद पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 9। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 9 सरोज रानी के केस में मेंशन करा गया, जिसमें ये बोला गया कि सेक्शन 9 आर्टिकल 14 और 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेटिव नहीं है। फिर हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस, मतलब कि अगर डिग्री पास हो गई वाइफ के अगेंस्ट, जो रिस्पोंडेंट है इस केस में, रिस्पोंडेंट के केस के अगेंस्ट डिग्री जब पास हुई लेकिन पास होने के बाद भी शी इज़ नॉट कंप्लाइंग विद इट, वो उस चीज़ को फिर भी अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही है, तो इन दैट केस her wife will not be arrested but her property will be attached under ऑर्डर 21 रूल 32 ऑफ CPC। इसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी। बट अटैचमेंट के बाद भी अगर वो 1 साल का टाइम स्पैन हो गया है और एक साल तक वो स्टिल रिज्यूम ही नहीं हुआ उनका कोहैबिटेशन, मैरिटल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने का अभी भी उनका कोई इंटेंशन नहीं है वाइफ का, शी इज़ नॉट कमिंग बैक टू हर हस्बैंड एंड नीदर शी हैज़ एनी इंटेंशन टू फुलफिल द मैरिटल ऑब्लिगेशन, तो उस केस में ये पूरी सिचुएशन एज अ वैलिड ग्राउंड ऑफ डिवोर्स भी कंसिडर करी जाएगी अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप you like this short and crisp yet informative lecture series. And for more such content, please comment below and please share and like. And as always, thanks for your support.